तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का फाइनल रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 में आ सकते हैं। अगर कोई बच्चा फ्यूचर में देखता है तो भी ये वीडियो उसको हेल्प ज़रूर करेगी। तो फटाफट रिवीजन करेंगे क्योंकि फाइनल रिवीजन है, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फटाक से रिवीजन करते हैं क्विकली। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बेटा? जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या होता है जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके ना अपने से पूर्णतः अलग एक नया पदार्थ बनाता है, तो ये घटना आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न हमें मिलता है पदार्थ उससे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आई आपको समझ में। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2Mg प्लस O2, ठीक है। तीर का निशान यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2MgO, ठीक है। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देखो बेटा, इस तरफ इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा अभिकारक है, ठीक है। ये हमारी अभिकारक है और इस तरफ हमारा क्या बनता है बेटा? उत्पाद बनता है, ठीक है। तो हम क्विकली रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको डीपली समझना है बेटा तो वो तो आपको पहले पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। हम क्विकली रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एग्जाम सर पर है, उसी हिसाब से वीडियो बना रहा है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? अवस्था परिवर्तन होता है, उसका रंग बदल जाता है, उस गैस निकलता है, ताप में परिवर्तन होता है, अवशेप भी बनता है। तो ये सारे परिवर्तन आपके रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एग्जाम में आता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को जब हम प्रतीक अथवा सूत्रों द्वारा निरूपित करते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे हम चाहें तो ये क्या था बेटा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हिंदी में लिखा, लेकिन हिंदी को नहीं, हमने प्रतीक के रूप में दिखा दिया उसको। प्रतीक, मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन को O से प्रतीत करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। जब नाम को हम प्रतीकों के रूप में दिखाते हैं तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखो, अभिकारक और उत्पाद में जो हमारे पास तत्व, जैसे इधर Mg 2 बार है, इधर भी Mg 2 बार है, तो दोनों तरफ जब अभिकारक और उत्पाद में मोलों की संख्या बराबर होगी ना, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अर्थात तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। आ रहा है समझ में बेटा? अगला टॉपिक है योगात्मक, जिसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन का मतलब जुड़ना। जब दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व संयोग करके एकल उत्पाद, देखो जो उत्पाद होगा वो इकलौता बनेगा, ये नहीं कि दो तीन उत्पाद बन गए, नहीं। दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाएगा, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पर CaO लिया, यहाँ H2O लिया, तीर का निशान CaOH का होल ट्वाइस। थोड़ी बहुत ऊष्मा निकली, लेकिन ये पदार्थ नहीं है, ये तो ऊष्मा है, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया क्या होता है बेटा? एक चीज कई चीजों में बढ़ जाती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित अथवा अपघटित होकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और ये अब जो वियोजन अभिक्रिया कई रूप का हो सकता है। ऊष्मीय वियोजन, नाम से ही पता चल जाएगा। वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर अपघटन होता है उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये उदाहरण, CaCO3 ऊष्मा दिया, CaO और CO2 अलग मिल गए, ठीक है। विद्युत अपघटन, नाम से ही पता चल जाएगा। इस अभिक्रियाओं के अपघटन के लिए हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे ये पानी है, विद्युत धारा दिया तो H2 और O2 अलग हो जाएंगे, ठीक है बेटा। प्रकाश अपघटन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है उसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं, या रासायनिक प्रकाश रासायनिक अपघटन कहते हैं। उदाहरण के लिए 2AgCl 2Ag+Cl। देखो बेटा, एक चीज़ है कि आपको रिएक्शन ज़रूर लिखना है। अगर आप रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर विस्थापन अभिक्रिया बोल रहा है तो यहाँ तक नहीं लिखना है, ये भी देना है उदाहरण में। अगर आप रिएक्शन नहीं लिखोगे आपको नंबर आधे मिलेंगे, पूरे नहीं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? विस्थापन का मतलब एक की जगह पर दूसरा आ जाना, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग करके विस्थापित कर देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe+CuSO4
तो यहाँ क्या हो जाएगा, Fe के साथ क्या आ जाएगा, SO4 और बेचारा CO अलग हो गया। ठीक है, इसके जगह पर ये आ गया। द्विविस्थापन में दो दो की अदला बदली होती है, यहाँ तो एक का हो रहा था, यहाँ दो दो का होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो बेटा, यहाँ Na2SO4 BaCl2, तो देखो Ba के साथ क्या आ गया, SO4, और Na के साथ Cl आ गया, NaCl बना दिया। तो अदला बदली होती है। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया हर साल आता है। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास मतलब कमी होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या फिर इसका उल्टा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। और रेडॉक्स क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, उपचयन या अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पर हो रही है ना, तो CuO यहाँ पर अपचयित हो रहा है। ठीक है, और ये H2 यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर H2 था, इसके साथ O लग गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण दे देना। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, जैसे ये। ठीक है, उदाहरण ज़रूर देना। अब आ गए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और। ये चैप्टर तो बेटा वैसे बहुत ही आसान है। ठीक है, कहते सफ़ेदी करने पर किस पदार्थ के कारण दीवारों पर चमक आ जाती है। क्वेश्चन कब आ रखा है, मैंने मेंशन भी किया हुआ है। सफ़ेदी करने पर बुझे छुए चूने के प्रयोग किया जाता है ना, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कुछ समय बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है और उसी के कारण दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, और कुछ शाब्दिक प्रश्न आते हैं जिसको हमें संतुलित करना होता है। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, फिर क्या जिंक नाइट्रेट ZnNO2 और प्लस सिल्वर। ठीक है, इसको मैंने पहले से ही संतुलित कर रखा है। फिर मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, हाइड्रोजन यानी कि H2, और ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, एक नंबर में आ सकता है। तो C6H12O6 प्लस 6O2 क्या बनता है, 6CO2 प्लस 6H2O, और ऊर्जा निकलती है। श्वसन जो हम सांस ले रहे हैं ना, उसकी रासायनिक अभिक्रिया ये होती है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा, Fe2O3.10H2O। संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। संकलन मतलब संयोजन अभिक्रिया, अभी मैंने बताया था, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संकलन या संयोजन एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर C+O2, तीर का निशान CO2, ये है उदाहरण। अगला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन, वो भी मैंने अभी बता दिया था, ये पूछा गया है 2019 में। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक तत्व के स्थान पर उससे अधिक अभिक्रियाशील किसी यौगिक का तत्व आ जाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये CuSO4Zn, तो Zn के साथ आ जाएगा SO4, Cu बेचारा अलग हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रति अम्ल का एक मुख्य संघटक क्यों होता है। तो क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है, इसलिए होता है। ऊष्मीय वियोजन का अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए बेटा, हमसे ये पूछ रहा है। तो जो पोटेशियम क्लोरेट होता है, उसको गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा ऑक्सीजन में वियोजित होना, ये ऊष्मीय वियोजन का एक उदाहरण है। ठीक है, ये उदाहरण लिखना है बस। विद्युत वियोजन क्या होता है, अभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने, उदाहरण भी दीजिए। जब किसी पदार्थ का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटन हो जाता है, तो यह प्रक्रम विद्युत वियोजन कहलाता है। अगर देखो विद्युत वियोजन करना है ना, तो पदार्थ हमारा किस अवस्था में होना चाहिए, द्रव्य अवस्था में होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे बना के पूछ सकता है। ठीक है, तो उदाहरण क्या हो जाएगा, 2H2, तीर का निशान, यहाँ लिखोगे विद्युत धारा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा और इधर ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समीकरण जरूर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए।
तो उपचयित में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयित में ऑक्सीजन का घटना। ठीक है, देखो यहाँ सोडियम अकेला था, सोडियम के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है, तो क्या हो रहा है, सोडियम उपचयित हो रहा है, और O2 यहाँ पर अपचयित हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो गई। इसमें आ जाओ, CuO था, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई तो CuO क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और हाइड्रोजन बेचारा हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो H2 क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है बेटा, किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है, देखो जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया तब भी आया था। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो ये सक्रियता श्रेणी पर आधारित प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका समीकरण है। ठीक है, Fe, ये Fe मतलब लोहा, ये CuSO4 विलयन में डुबाया गया, FeSO4 हो गया, कॉपर बेचारा अलग हो गया। ठीक है, बुरे रंग का। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, ये लोहे की कील है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। बेटा ये अगर जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कमज़ोर को हटा के उसके स्थान पर आ जाएगा, ये आता है उसको पकड़ के फेंक के अपना खुद बैठ जाता है वहाँ पर, है ना, विस्थापित कर देता है, तथा आयरन सल्फेट बनता है। ठीक है, कॉपर को हटा के क्या बन जाता है, ये आयरन सल्फेट, और बेचारा कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, जिसका रंग क्या होता है, हरा होता है, जिसके फलस्वरूप विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, और इसकी रासायनिक अभिक्रिया ये है, इसको याद कर लेना। कह रहे निम्न पदों पर टिप्पणी लिखी और ये हर साल लगभग आ जाते हैं, हर साल। संचारण मतलब जंग लगना, उसके बारे में लिखना है आपको। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, ठीक है, पानी आदि से क्रिया करता है तो इनका क्षरण होने लगता है, उस पर एक पूरी भूरी रंग की परत जमने लगती है। ठीक है, और उस भूरी रंग की परत को हम जंग कहते हैं, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, और इस पूरी विधि को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना उदाहरण दे दिया संचारण का। कैसे रोक सकते हैं, वस्तुओं पर पेंट करके हम संचारण को रोक सकते हैं। ठीक है, विकृत करने तक क्या होता है बेटा, जब वसा या तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है, छोड़ दिया जाता है, तब ये उपचयित होकर, उपचयित मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर कर दुर्गंधमय हो जाते हैं और उनका स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, विकृत गंधिता कहते हैं। नमकीन, चिप्स, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर इसमें दुर्गंधमय हो जाता है। ठीक है, और इससे बचाने के लिए हम चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो क्या लिखोगे आप, इस अभिक्रिया में विस्थापन और द्विविस्थापन, पहला अंतर आप क्या लिखोगे, यहाँ परिभाषा लिख दो दोनों की। ठीक है, फिर एक एक एग्जाम्पल दे दो, दो अंतर तो यही हो जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं हमेशा यही करता था। तो पहले वाले पॉइंट पे क्या लिखो, इसकी परिभाषा, इस अभिक्रिया में एक अधिक सक्रिय तत्व किसी अन्य यौगिक में उपस्थित कम सक्रिय तत्व को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, तथा एक नया यौगिक बना लेता है। इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं में दो भिन्न आयनों अथवा परमाणुओं के समूह का परस्पर आदान अदला बदली होती है, यह विस्थापन होता है। उदाहरण के लिए ये दे दो, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4, Cu अलग हो गया, ये हो गया BaCl2 Na2SO4, तो यहाँ हो जाएगा BaSO4 और यहाँ आ गया NaCl। ठीक है, ऐसे दे देंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। देखो Zn, इसके साथ ऑक्सीजन था, बेचारा ऑक्सीजन गायब हो गया यहाँ पर, तो ZnO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब अपचयित हो रहा है। ठीक है, और कार्बन बेचारा सिंगल था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसके मजे आ गए, बल्ले बल्ले, तो C उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसी तरीके इसमें देखो CuO है, ये बेचारा Cu अकेला रह गया, तो Cu क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, और हाइड्रोजन बेचारा इसके साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के मजे आ गए, हाइड्रोजन क्या हो गया, उपचयित। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, उपचयन और अपचयन में अंतर, ये आ सकता है, टेबल बना के लिखना है। तो उपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन पृथक होती है, मतलब हाइड्रोजन की कमी होती है, और इसमें हाइड्रोजन का वृद्धि यानी कि संयोग होता है,
और उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है और इसमें ऑक्सीजन की कमी होती हो, एक दूसरे दो अंतर तो यही हो गए। फिर इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है और इसमें घटती है। एक उल्टा होगा, इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात घटता है और इसमें अनुपात बढ़ता है। इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है और इसमें घटता है। तो ये 5 अंतर आपको लिखना है, सिंपल सिंपल। एक एक का उल्टा दूसरा होगा, उपचयन जो करेगा वो अपचयन नहीं करेगा। ठीक। अब हमें ऑक्सीकारक और अपचायक में क्या अंतर है वो लिखने के लिए आ रखा है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। जैसे CuO+H2, Cu+H2O। ठीक है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीकारक है क्योंकि यह ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन दिया ना इसको। ठीक है। अपचायक क्या है, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी होता है, ऑक्सीजन की कमी के लिए जो उत्तरदायी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपचायक कहते हैं। जैसे यही उदाहरण, फिर से वही उदाहरण दे दिया मैंने। इसमें क्या है बेटा, हाइड्रोजन जल में ऑक्सीकृत होता है, अतः H2 CO2 से ऑक्सीजन हटाने के लिए उत्तरदायी है। ये जो H2 है यहाँ से ऑक्सीजन हटाने के लिए उत्तरदायी है, तो H2 हमारा क्या होगा, अपचायक होगा। आई बस समझ में। अगला क्वेश्चन है, एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के लिए उपायों को लिखिए। ये 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो पेंट लगा सकते हैं तेल लगाकर। ठीक है, अगर तुम किसी वस्तु पे तेल लगा दोगे तो वो नमी ऑयल से, मतलब नमी पानी इससे रिएक्शन नहीं करेगी। ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, टिनीकरण कर सकते हैं, गैल्वेनीकरण कर सकते हैं। तो ये सब जब हम करेंगे तो वस्तु को हम संचारित होने से बचा सकते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसा आ सकता है, या फिर पूरा ही बताइए क्या होता है। सोडियम धातु जल से क्रिया करती है तो क्या होता है। तो बेटा सोडियम धातु जब जल से क्रिया करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, सोडियम, सोडियम मतलब Na, किससे क्रिया कर रही है, जल से, तो क्या बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और पानी का निर्माण अलग करती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये लिखना है। अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखनी है, जो मैंने अभी बोला उसका संतुलित समीकरण, ये सोडियम, ये 2H2O, 2NaOH, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाती है ना, तो यहाँ पर सिर्फ H2 होगा, वो नहीं आएगा। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, मैंने बोला हर साल आता है इस टाइप का क्वेश्चन। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो लेड नाइट्रेट है ये PbNO2 वो ट्वाइस। इसको जो हम गर्म करेंगे तो हमें लेड ऑक्साइड मिलेगा, NO2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, इसे आप कॉपी में लिख के याद कीजिए। आप मुंह के पढ़ के याद करेंगे, अभी पढ़ेंगे 2 मिनट बाद फिर भूल जाएंगे। इसको कॉपी में 3-4 बार कॉपी में लिखो, तभी आपको याद रख पाओगे। रिएक्शन याद रखने का तरीका वही है, आप पढ़ के याद नहीं कर सकते। इस रिएक्शन को 10 बार लिखोगे, 2 बार बोलोगे, तभी याद होगा। फिर क्या है, नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, तो ये नाइट्रिक अम्ल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है और पानी बनाता है। सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है, तो ये सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड के साथ जब मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, ये मेरे टाइम में भी आया था, तो ये आपको लिखना था। संतुलित अभिक्रिया बनाने के लिए देखो बेटा, मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। ठीक है ना, आधे घंटे की वीडियो मैंने बना दी थी। सो उस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस कराए हैं, ये सारे क्वेश्चंस कराए। फिलहाल इक्का दुक्का मैं करवा देता हूँ ताकि आपकी थोड़ा मेमोरी सही हो जाए, आपको याद आ जाए कैसे करते हैं। जैसे देखो बेटा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर Fe1 है और यहाँ पर Fe3 है, पता चल गया कि संतुलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, संतुलित नहीं है मतलब। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, यही कितनी बार आ रखा है, कितनी बार बार आ रखा है, आप देख सक रहे हैं, है कि नहीं। और ये सारा करा रखा है, ये सारा करा रखा है मैंने, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन। ये आधे घंटे की अलग से वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता शुरू से तो आप उस वीडियो को देख लेना, सारा आ जाएगा।
देखो या फिर यहाँ पर 3 है, इसको भी 3 बनाना है, तो 3 बनाने के लिए 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। ठीक है। अच्छा यहाँ ऑक्सीजन कितना है बेटा, 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। कर दिया गुणा। 4 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, और यहाँ ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 4 से गुणा कर दिया, हाइड्रोजन भी 8 हो गया। अब दोनों तरफ बराबर हो गया। अब दोनों तरफ क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया, है कि नहीं। अब ये वाले क्वेश्चंस बच्चों को टफ लगते हैं, तो मैं जानबूझ के बेटा ये नहीं करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, आप मेरी लिंक दे रखूँगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, उसे ज़रूर देख लेना। ठीक है, आप कुछ दिन पहले ही डाला था, 10,000 लोगों ने देख लिया है, आप लोग भी देख सकते हैं। और 2 साल पहले डाला था उसको तो लाखों लोगों ने देख रखा है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए उस वीडियो में कम आई थिंक मैंने 25 से 30 रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया है, और हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, और एक करवा देता हूँ सिंपल सा। देखो बी ए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 बनाना पड़ेगा। बना दिया। अब क्लोरीन यहाँ हाइड्रोजन 2 बनाने के चक्कर में क्लोरीन भी 2 बन गया। अब क्लोरीन को 2 बनाना है, 2 से गुणा कर दिया। क्लोरीन को 2 बनाने के चक्कर में बेरियम 2 बन गया, और बेरियम यहाँ पर कितना है बेटा, 1 है, तो बेरियम को भी क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना। ओ तेरी, सही है ना। देखो क्या हो रहा है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या था, HCl, क्लोरीन कितना हो गया, 2, इधर भी 2, बेरियम इधर 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2। हाँ कुछ तो BA 2। अब तो इस 2 को ना, इस 2 को ऐसे नहीं लिखेंगे, इस 2 को बेटा कैसे लिखेंगे, जब ऐसे कंडीशन पे आ जाते हैं बात, तो हम क्या करें, क्योंकि इधर 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2 लगाएंगे तो ऐसे ये चीज़ पूरी हिल जा रही है, और ये हिलाना नहीं है, तो 2 को बस यहाँ लगा दिया, BA2SO4, अब संतुलित हो गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रखा है, तो ये सब क्वेश्चन करा रखा है मैंने, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। ये सारे वीडियो क्वेश्चंस अगर आप खुद ट्राई करो, संतुलित कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो लिंक डाल रखे डिस्क्रिप्शन पे, ज़रूर देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है, तो जब जिंक कॉपर सल्फेट, ये वही क्वेश्चन है, रंग बदल देते हैं, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में डालोगे तो ZnSO4 आ जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि कॉपर की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील धातु है, अतः यह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद उसके जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम धातु का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से डाला जाता है तो क्या होता है, तो एल्यूमिनियम को HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl में डाला जाता है तो क्या होता है, AlCl3 बनता है, यानी कि एल्यूमिनियम धातु तनु से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती है, ये H2 है। ठीक है, तो ये लिखेंगे आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो देखो दानेदार जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, तो ZnH2SO4 के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा। जी का मतलब गैस से यहाँ पर। अब मैं बच्चों आपको एक चीज़ और बताऊंगा, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने से पहले सबसे बेसिक चीज़ क्या है बेटा, यहाँ पर मैंने कौन से क्वेश्चंस नहीं दिए वो भी बता देता हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप NCERT ढंग से ज़रूर पढ़ लेना, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में। NCERT के साथ साथ NCERT के जो बॉक्स के अंदर के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूर करना, और साथ ही साथ जो अभ्यास के अंदर के जो प्रश्न है ना पीछे, वो आने चाहिए। ये सब मैंने करा रखा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो मैंने वीडियोज़ अभी बनाए हैं ये आपको बहुत मदद करेंगे, और यही क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितनी बार बार पूछा गया है। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैंने वीडियो बनाया था, ऐसे ही मैं हर क्वेश्चन के बना दूंगा जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है अभी इस टाइम पे, ये नहीं तो 2-2 घंटे की वीडियो बना दूँ, उसमें आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार आते हैं एग्जाम में।